हैं एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले आसान भाषा में इनका मतलब देख लेते हैं, ठीक है। देखो एटॉमिक साइज तो नाम से ही हो रहा है, एटम का साइज है, एटॉमिक साइज सिंपल है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? देखो ये एक एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, मतलब ये एक एटम है तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एक तरह से अट्रैक्टिव पावर होती है, मतलब ये एक एटम है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कितना खींच रहा है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इनका लगभग जो कॉमन रूल चलता है वो ये वाला चलता है कि एटॉमिक साइज जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो इन तीनों के लिए लगभग ये कॉमन सा रूल चलता है कि ग्रुप में ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा। पर मेन जो इनमें दिक्कत आती है, कंफ्यूजन, इनमें जो एक्सेप्शन होती है वहां पे हम फंस जाते हैं और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं ना, जो थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है एक एक करके करेंगे ना, पहले एटॉमिक साइज की जो एक्सेप्शनल केस है, फिर इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं होती, ये इसी के हिसाब से लगभग चलता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज की एक्सेप्शन क्या बोलती है? देखो बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस पे 5 स्टार लगा लेना आप, ठीक है। देखो जर्कोनियम और हाफनियम का लगभग सेम साइज होता है, जर्कोनियम और हाफनियम का लगभग सेम साइज होता है और इसका रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं सुपर हिट क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। जर्कोनियम और हाफनियम का सेम साइज, उसका रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एटॉमिक साइज के बाद हम एक्सेप्शन करने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, ठीक है। अब देखो अगर हम देखो ये हमने एक ये पीरियड ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब हम अपने बेसिक रूल के हिसाब से चलें तो क्या होना चाहिए था? लिथियम की सबसे कम और उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, है ना, सिंपल है। अब यहां गड़बड़ आ गई, पर असल में होना कैसा चाहिए था? ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है, होता कैसा है? ऐसा। अब इसमें डिफरेंस क्या आया कि बेरिलियम जो है वो एक स्टेप आगे कूद गया, मतलब बोरोन से आगे आ गया, है ना, ये बेरिलियम। और यहां पे क्या हुआ? नाइट्रोजन भी एक स्टेप आगे कूद गया, मतलब ऑक्सीजन से आगे आ गया। अब इसका रीजन क्या है? देखो ये क्या है? ये क्या है? S1, ये क्या है? S2, ये P1, P2 और ये है P3। अब देखो ये है फुल्ली फिल्ड, S2 मतलब फुली फिल्ड और P3 क्या है? हाफ फिल्ड। तो हमें पता है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल है। तो इसकी वजह से ये एक एक स्टेप अपने आगे कूद गए। यही बेसिक सा याद रखना है आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम आईपी की भी एक्सेप्शन कर चुके हैं, अब करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या एक्सेप्शन है? देखो जब हम पी ब्लॉक के ग्रुप की बात करते हैं, देखो मैंने यहां पे लिख के जानबूझ के काटा है, आप यहां गलती करोगे, पी ब्लॉक के पीरियड की नहीं, जब हम सिर्फ ग्रुप की बात करते हैं। देखो जब हम इस चीज की बात करेंगे तो नॉर्मली ऑर्डर क्या होना चाहिए था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नीचे जाते हुए डिक्रीज होना चाहिए था, ये ऑर्डर होना चाहिए था। पर यहां पे असल में होना ऐसा चाहिए था, पर होता नहीं है। होता कैसा? ऐसा होता है। और चेंज कहां पे आया? यहां पे, मतलब नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, पर यहां हुआ क्या? फास्फोरस की ज्यादा है ना, यहां पे चेंज आया, बाकी सारा सेम है। अब इसका रीजन क्या होता है? देखो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना, किसी भी ग्रुप में जो सबसे ऊपर है उसका साइज है सबसे छोटा, नीचे वाले का साइज सबसे बड़ा। अब साइज सबसे इसका छोटा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये उसको रिपेल करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम हो जाएगा। टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे याद रखें? देखो T4 टिपिकल, T4 थर्ड, T4 टिपिकल, T4 थर्ड। अब आप बोलोगे कि T4 तो 2 भी हो सकता है, तो देखो भाई जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते कि 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड। हम कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो 2 है वो होगा S4 सेकंड और T से सिर्फ एक ही हो सकता है, T4 थर्ड। तो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से हो गए? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर है?
अब देखो ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे याद रखें। देखो कोई भी ब्रिज होता है, मान लो किसी नदी के ऊपर से एक ब्रिज है। अब ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम होता है दो जगह को आपस में जोड़ना, ठीक है। ब्रिज कभी भी तीन जगह को नहीं जोड़ता, ना चार जगह को जोड़ता, ना एक जगह को। ब्रिज का काम होता है दो जगह को आपस में जोड़ना। तो ब्रिज एलिमेंट्स कौन से हो गए, सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड, ब्रिज एलिमेंट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट है एनामलस पेयर्स। इनको कैसे याद रखें, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं, ठीक है। आमिर खान जो है वो गरम पेप्सी पीता है, आमिर खान गरम पेप्सी पीता है, तो हम उसको पूछ रहे हैं कि आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं। ये हो गया अपने एनामलस पेयर, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट है मेटालॉइड्स। इसको कैसे याद रखें, देखो शिव जी की आरती, शिव जी भगवान की आरती किसी को भी याद नहीं है, ना मेरे को याद है ना आपको याद है, तो कहीं पे लिखी हुई है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि सारे के सारे वहां से टेप लेते हैं मतलब चीटिंग कर लेते हैं, वहां से देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, शिव जी की आरती, शिव जी की आरती सब ऐसे टेपो। सिंपल है किसी को भी याद नहीं है, वहां पे लिखी हुई है, तो मैं आपको बोल रहा हूं वहां से टेप लेते हैं। शिव जी की आरती सब ऐसे टेपो। अब ये हो गए मेटालॉइड्स। नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है और किसके बीच में होती है। देखो डायगोनल क्या होता है, हमने सिंपली 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ में भी देखा होगा। डायगोनल क्या होता है, ये मान लो एक स्क्वायर है, डायगोनल क्या होगा, इधर से लेके इधर ये एक डायगोनल है, या इधर से लेके इधर ये भी एक डायगोनल है। अब डायगोनल रिलेशनशिप मतलब ये वाला जो एटम है या एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोल रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं। ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड में क्या इंट्रोड्यूस हो गए, यहां पे डी ब्लॉक। सिंपल है, ठीक है। अब देखो डायगोनल लिथियम से शुरू करते हैं। लिथियम का डायगोनल कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। सिंपल है। अब बेरिलियम का डायगोनल कौन सा होगा, एल्यूमिनियम। सिंपल है। बोरोन का डायगोनल कौन सा होगा, सिलिकॉन। सिंपल है, बस यही तीन याद रखने, इससे ज्यादा याद नहीं रखने, इससे ज्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे। लिथियम का डायगोनल, बेरिलियम का डायगोनल और बोरोन का डायगोनल, बस इतना याद रख लेना, ये आपका टॉपिक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, बातें छोटी छोटी हैं पर कई बार यही छोटी बातें हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है। मैं गारंटी दे रहा हूं अब भी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार हाँ यार इसमें तो सच्ची में कंफ्यूजन होती है। देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस प्लस पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक वाले और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक वाले। सिंपल है। अब नेक्स्ट है डोबेनियर ट्राइड रूल। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ओवर स्मार्ट मत बनना कि ये तो फालतू का करार है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, जाके चेक कर लेना। अब ये क्या बोलता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रायड, ट्रायड मतलब तीन, तो हमने ग्रुप में तीन एलिमेंट ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब इनका एटॉमिक मास हमें पता है, लिथियम का कितना होता है 7, सोडियम का कितना होता है 23 और पोटेशियम का कितना होता है 39। सिंपल है, इतना क्लियर है। देखो अब इस भाई साहब ने क्या बोला कि अगर हम 7 मतलब ये फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले के एटॉमिक मास को प्लस कर दें, मतलब 7 + 39 और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आंसर कितना आएगा, बीच वाले का जितना एटॉमिक मास है। तो ये एक उसके हिसाब से तो ये मैजिकल इक्वेशन थी, और उस टाइम पे मैजिकल थी भी, कि हम ऊपर वाले का और नीचे वाले का तीन लेने हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, तो आंसर क्या आ रहा है, बीच वाले का एटॉमिक मास। तो ये था ये ट्रायड रूल। नेक्स्ट है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादा शाणे मत बनना, करना ही करना है, ठीक है। देखो ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड में यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए, यहां पे इंट्रोड्यूस हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो यहां तक, कहां तक, मतलब कैल्शियम तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आराम से गाड़ी चल रही है। कैल्शियम के बाद क्या आए, डी ब्लॉक। तो एक सिंपल सा रूल है कि ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है ये अप्लाई होता है जहां तक गाड़ी अपनी नॉर्मल चल रही है, मतलब कैल्शियम तक अप्लाई होगा। अब ये कहता क्या है, देखो यहां पे है ऑक्टेव, ओक्टा, ओक्टा का मतलब क्या होता है 8, 8, ठीक है। तो सिंपली ये रूल क्या बोलता है, हमें 8 से याद आ जाएगा कि मान लो लिथियम से हम स्टार्ट करें, तो लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेगी। अब यहां पे इसकी लिमिटेशन थी कि यहां पे नोबल गैस नहीं बनी थी, नोबल गैस जब ये रूल बना, नोबल गैस तब तक नहीं बनी थी। तो देखो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, तो ये है पहला, ये है आठवां, ऑक्टा मतलब 8, तो लिथियम से जो आठवां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। अब सोडियम से आठवां देख लो क्या आएगा, पोटेशियम। अब जब भी तो ये ग्रुप में है, जब भी तो ये सेम ग्रुप में है कि इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है, इतनी ही बात याद रखनी है, खत्म। अब लास्ट है लूदर मेयर कर्व। देखो फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो इसको इग्नोर नहीं करना। इसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये कर्व क्या थी, किसके बीच में थी, वेट और वॉल्यूम के बीच में, वेट और वॉल्यूम के बीच में। अब देखो सिंपल सी बात है कि हम चैप्टर ही एटम वाला पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ही होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी होगा कि 2 किलो चीनी और 2 किलो चावल के बीच में थी। एटम वाला चैप्टर है तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में थी लूदर मेयर कर्व, ये बात याद रखेंगे। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। कौन से, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे, साधारण भाषा में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम करते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट कौन सा, बॉन्ड ऑर्डर, या दूसरी भाषा में उसको बोलो नंबर ऑफ बॉन्ड। तीसरा कौन सा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। फोर्थ कौन सा, रेजोनेंस। अब इन पे एक एक करके बात करते हैं। देखो सबसे पहले है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। ठीक है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। अब यहां पे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन सब में कॉमन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। मतलब H और F में जो डेल्टा ई एन होगा वो होगा सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी सबसे कम। और यहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन में डेल्टा ई एन सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी सबसे ज्यादा। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, या मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही तो होते हैं। अब यहां पे देख लो, ये कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये है, देखो ये तो सिंपल सी जीके की बात है। देखो सिंगल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, डबल की थोड़ी और कम हो जाएगी, और ट्रिपल की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर जहां पे जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ वहां पे उतनी कम। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp2 sp, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है 50%, यहां पे कितना हो जाएगा 33, यहां पे कितना हो जाएगा 25। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम। sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करती है। देखो मान लो ये है एक सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी मान लो बॉन्ड लेंथ है 100, इसकी बॉन्ड लेंथ है 100, तो डबल की सिंगल से थोड़ी कम होगी, मान लो इसकी है 80। अब यहां पे देखो बेंजीन में यहां पे रेजोनेंस हो रही है ना, रेजोनेंस हो रही है, तो इसकी अगर हम इनकी किसी भी, मान लो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ ली जाए, तो ना तो सिंगल की होगी ना डबल की होगी, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। ना तो कोई भी बॉन्ड पूरी तरीके से सिंगल है ना डबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वो मूवमेंट हो रही है। तो इसकी रेजोनेंस में क्या होगा, किसी भी कार्बन 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 के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ना तो पूरी तरीके से ये ना पूरे तरीके से ये, मतलब 80 से 100 के बीच में होगी, है ना। अब बात करते हैं हम बॉन्ड एनर्जी की। देखो बॉन्ड एनर्जी का बहुत सिंपल है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब इसको सिंपल तरीके से कॉमन सेंस पे समझो। देखो बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड, मान लो ये है कार्बन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। तो यहां पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है यानी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो ये है मान लो HF और ये है HI, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसको तोड़ना उतना आसान है, और ये जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल है। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी, मतलब उतनी कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने में। ये कॉमन सेंस पे हो गया अपना। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको पूरा स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। देखो यहां पे स्टेप 1 क्या कहता है, चेक द हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी आपसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ लिया गया, पहला काम हम क्या करेंगे, चेक द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो
ये BeCl2, BCl3, CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp, इसकी sp2, इसकी sp3। अब इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। देखो s कैरेक्टर यहां पे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जहां पे s कैरेक्टर सबसे ज्यादा वहां का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो ये अपने पास इजीली ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक प्रॉब्लम है। मान लो ये सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जिनमें ये मान लो ऑर्डर है, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम होती तो हम कैसे करते, तो हम चलेंगे स्टेप 2 पे। ठीक है, अपना स्टेप 1 फेल हो गया तो हम जाएंगे स्टेप 2 पे, मतलब इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। तो आपके पास दो केस बन सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद अगर मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर अब्सेंट है, केस 1, और दूसरा केस लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपना स्टेप फ्लॉप हो गया, स्टेप 1 फ्लॉप हो गया, तो हमारे पास दो पॉसिबल केस हैं, लोन पेयर अब्सेंट और लोन पेयर प्रेजेंट। लोन पेयर अब्सेंट हुए तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल विल बी सेम। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि BF3 और BCl3 का बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ। तो देखो BF3 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp2। ठीक है, और BCl3 की कितनी हो जाएगी, sp2। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम, बोरोन पे कोई लोन पेयर नहीं है, बोरोन पे कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर अब्सेंट है, तो दोनों के बॉन्ड एंगल हो जाएंगे बिल्कुल बराबर। और केस 2 क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर प्रेजेंट, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। देखो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बराबर, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं, बट नाइट्रोजन पे यहां पे है एक लोन पेयर, तो जिस पे लोन पेयर कम उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, मतलब कार्बन पे लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा। सिंपल है। अब देखो, अब ऐसा केस आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी दोनों पे बराबर हो गए, तो क्या करें, तो हमें जाना पड़ेगा स्टेप 3 की तरफ, मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम लोन पेयर। तो क्या करें, तो होगा बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और सेम इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये दो फॉर्मूला बनते हैं इधर कि साइज ऑफ साइड एटम के डायरेक्टली और साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इनवर्सली, और सेम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बन जाएंगे। इसको ऑपोजिट कर दो, यहां पे सेंट्रल था, ये यहां पे ऊपर सेंट्रल आ जाएगा, यहां पे ऊपर साइड था, ये साइड नीचे आ जाएगा जब हम EN की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपसे पूछ लिया जाए कि इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करके बताओ, दोनों की बिल्कुल सेम हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों पे लोन पेयर भी सेम है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, तो हम सिंपली साइज देख लेते हैं। साइज किसका, सेंट्रल एटम यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे फॉस्फोरस। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, दोनों के देखो साइड एटम तो दोनों के सेम है, क्लोरीन क्लोरीन, तो उससे तो अपना आंसर निकालनी है। तो हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का साइज देख लेते हैं। साइज किसका, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का साइज कम होगा तो बॉन्ड एंगल होगा ज्यादा। नाइट्रोजन यहां पे छोटा है, नाइट्रोजन का साइज कम है तो उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा ज्यादा। सिंपल है। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल है, ऐसे बीच में 14 लिख लेना, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ 14 को टारगेट करना है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, और इधर 0.5 घटाते चले जाओ, और इधर भी 0.5 घटाते चले जाओ। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि O2 का इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब O2 में देखो इलेक्ट्रॉन सम कितना हो रहा है, एक ऑक्सीजन का 8 और दूसरे ऑक्सीजन का 8, कितना हो जाएगा 16। तो 16 पे देख लो कितना आ रहा है, ये 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और ऐसे ये इलेक्ट्रॉन सम कितना भी आए, आपको मान लो 15 आ जाए, ये सम 15, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, और क्वेश्चन मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ लिया, तो कार्बन में कितने 6 और ऑक्सीजन के ये कितना आ जाएगा 14 का कितना हो गया।